नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एचएसएससी एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे गए मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 11 परिणामों का औसत 50 है और पहले 6 परिणामों का औसत 49 है, अंतिम 6 का 52 हो तो छठवां परिणाम ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर जैसे 11 परिणामों का 50 दिया हुआ है औसत, तो हम 11 को 50 से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारा जो है आंकड़ों की संख्या तो 11 है और आंकड़ों का योग इनकी मल्टीप्लाई आ जाएगी। तो 550 जो है आंकड़ों का योग आ गया है। यदि पहले 6 का परिणाम औसत पहले परिणामों 6 परिणामों का औसत 49 है, तो हमारा 6 से 49 की मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 आंकड़ों का योग, पहले 6 आंकड़ों का योग आ जाएगा। ये 6 निमा 54 होता है और 6 चौका 24 और 5 29 होता है। इसी प्रकार अंतिम 6 जो आंकड़े हैं उनका योग कितना आएगा? अंतिम 6 आंकड़ों का योग होगा 52 को 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 दूनी 12 होता है और 6 पंजे 30 और 1 31 हो गया। तो ये जो है 606 आ गया है इनका जोड़। तो जो छठा है इसके अंदर भी शामिल हुआ है छठा, और इसके अंदर भी शामिल हो गया छठा। तो छठा परिणाम दोनों के अंदर शामिल हो गया है। तो जो ये जोड़ है और ये योग है, दोनों में कितना अंतर है? दोनों में 56 का अंतर है। तो ये जो संख्या है इसके अंदर 2 बार काउंट हुई है, 1 से 6 तक गिनने में और लास्ट के 6 तक गिनने में। तो छठा जो परिणाम है इसमें 2 बार काउंट हो गया है। इस योग में भी शामिल है, इस योग में भी शामिल है। तो इसलिए कितना अधिक है? ये 56 अधिक है। 550 से 606 जो है 56 अधिक है। तो 56 हमारी संख्या छठवां परिणाम है, ज्ञात हो गया है वो। तो ये ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब बन गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एल्फ्रेड एक पुराना स्कूटर 4700 रुपये में ख़रीदता है और 800 रुपये मरम्मत खर्च करता है। तो दोनों मिलाकर हमारा जो है क्रय मूल्य बन जाएगा। जो स्कूटर है, स्कूटर का क्रय मूल्य कितना होगा हमारे पास? 47 और 800 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? ये 4700 प्लस 800 जोड़ पर हमारा क्रय मूल्य 5500 रुपये आ जाएगा। और विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य हमारा होगा, इसने दिया है, यदि वह स्कूटर को 5800 रुपये में बेच दे तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा? तो बेचने वाला जो मूल्य होता है वो विक्रय मूल्य होता है 5800 रुपये। उसने 5800 रुपये का बेच दिया, तो कम का खरीद के अधिक का बेच दिया है। तो उसको लाभ कितना होगा? लाभ होगा 5800 जो विक्रय मूल्य है उसके अंदर से 5500 हम क्रय मूल्य माइनस कर लेते हैं, तो हमारा लाभ 300 रुपये ज्ञात हो गया है। और इसमें लाभ प्रतिशत पूछा गया है। तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला है हमारे पास, लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ प्रतिशत हम निकालते हैं। लाभ प्रतिशत के लिए लाभ 300 रुपये गुणा में 100 और जो डिवाइड में लिखा जाएगा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य था हमारे पास 5500 रुपये। तो 5500 रुपये, 5500 इसके नीचे हम डिवाइड में लिख देंगे। तो हमारे पास ये दोनों जीरो, इन दोनों जीरो से कैंसिल हो गई। और 5 से हम इसको डिवाइड कर दें तो हमारे पास 60 पंजे 300 होता है, 5 आ जाएगा यहाँ पे, 60 आ जाएगा 5 से डिवाइड करके। और यहाँ पर 11 आ जाएगा 5 से डिवाइड करके। दोनों जगह हमने 5 से इसको डिवाइड कर लिया है। तो अब हम 60 बटे 11 जो संख्या है उसको सही रूप में निकाल लेते हैं। 60 और 11, 11 पंजे 55 हो गया। तो 5 यहाँ पर बच गया। तो 5 सही 5 बटे 11 ये संख्या बनेगी, जो 5 सही 5 बटे 11
इतने प्रतिशत हमारा लाभ प्रतिशत ज्ञात हो गया है। तो लाभ प्रतिशत हमारा है ऑप्शन, देखिए कौन सा दिया हुआ है, ये ऑप्शन बी दिया हुआ है। तो ये ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब बन गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इस वीडियो के अंदर, इसमें हमने एक ये संख्या दी हुई है और एक ये संख्या दी हुई है, इनका महत्तम समापवर्तक HCF निकालना है। तो HCF कैसे ज्ञात करेंगे हम, जो ये फैक्टर दिए हुए हैं इनमें दो की जो अधिक पावर है, 2 की पावर यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 1 पावर है, तो दोनों में कौन सी पावर आएगी, जो कम पावर होगी वो आएगी। दोनों में आने वाली संख्या दो, यहाँ 1 बार है तो 1 बार यहाँ भी हमें मिलेगा, लेकिन अगर यहाँ 2 बार है तो यहाँ 2 बार हमें नहीं मिलेगा। तो ये जो 1 पावर है ये दोनों के अंदर दी हुई है। तो 2 की पावर लिख लो 1, उसके बाद 3 है, 3 की पावर जो कम है 2, 3 की पावर 2 एंड 7 है, जो 7 की कम पावर यहाँ पे है 1। तो देखिए कितना आएगा, ये 9 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 दूनी 18, 18 सत्ते 126 होता है। तो 126 इस क्वेश्चन का जो है HCF आ गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ A/B है और यहाँ B/A है। यदि हम दोनों तरफ यहाँ A/B लिख रहे हैं x-2 और दूसरी तरफ इसका A/B बनाना चाहते हैं, A/B बनाना चाहते हैं, तो हम x-7 के स्थान पर 7 - x लिख लेंगे। जो माइनस की रकम है उसको प्लस का लिख देंगे, प्लस वाले को माइनस के लिख देंगे। तो हमारी जो ब्रैकेट के अंदर है वो दोनों संख्याएं समान हो गई हैं। तो इसलिए जो दोनों की पावर के रूप में जो संख्या आई है x-2 और 7 - x, इन दोनों को हम बराबर ले लेंगे और इससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। x यहाँ पर जो -x है उसको लेफ़्ट साइड में लेके आते हैं तो +x हो गया। इधर यहाँ 7 है, यहाँ -2 है, ये -2 है, तो यहाँ आकर हम इसको +2 लिख देते हैं राइट साइड में। ये हो गया हमारा 2x हो गया, x और x जोड़ने के बाद, और 7 और 2 जोड़ने के बाद 9 हो गया। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाती है, x की वैल्यू आती है हमारे पास, जो ये 2 है दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो ये 9/2 की वैल्यू होती है 4.5, मतलब 4.5। तो ये जो दी हुई है 4.5 ऑप्शन बी दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए एक कुत्ता हिरण की प्रत्येक 5 कूद के लिए 3 कूद लेता है। उसके बाद यदि कुत्ते की एक कूद हिरण की 3 कूद के बराबर हो तो कुत्ते की चाल का हिरण की चाल से अनुपात कितना होगा, ये हमने इसके अंदर ज्ञात करना है। तो इसमें पहले पूछा हुआ है कुत्ते की चाल और हिरण की चाल। पहले हम कुत्ते का नाम लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ लिख लिया कुत्ता और दूसरी तरफ हमने लिख लिया इसको, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया डॉग और इधर लिख दिया हमने डियर, डियर DEER हुआ। तो डियर की स्पेलिंग, डियर की जो है इसमें क्या दिया हुआ है, कुत्ता हिरण की प्रत्येक 5 कूद के लिए 3 कूद लेता है। कुत्ते की जो कूद है वो 3 है, कुत्ता तो 3 कूद चलता है, और दूसरा हमारा जो हिरण है वो 5 कूद, तो 3 और 5 हो गया एक। तो उसके बाद क्या किया है, यदि कुत्ते की एक कूद हिरण की 3 कूद के बराबर है तो हिरण की 3 कूद है, हिरण वाली जो 3 कूद है वो कुत्ते की एक कूद के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, कुत्ते वाली को 3 से गुणा कर लेंगे
और हिरण वाली को 1 से गुणा कर लेंगे तो ये बराबर होंगे। तो हमारी यहाँ जो कितना आ गया ये देखिए, इसके अंदर हम 3 तिया 9 और ये हो गया 5 एकम 5, तो 9:5 हमारा आंसर इस क्वेश्चन का बनेगा। कुत्ते की 1 कूद हिरण की 3 कूद के बराबर है, अर्थात कुत्ते की कूद लंबी है। अगर वो 1 कूद चलता है तो हिरण की 3 कूद के बराबर है। तो हमारा ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। संतरे के दामों में 25% कमी होने के कारण एक ग्राहक 16 रुपये में 4 संतरे अधिक खरीद सकता है, तो संतरे की मूल कीमत क्या है। हमने इसके अंदर संतरे की मूल कीमत निकालनी है। मूल कीमत हम मान लेते हैं x रुपये मान ली हमने। एक संतरे की कीमत x रुपये है। तो यदि इसके अंदर से जैसे 100 है, 100 के अंदर से 25% माइनस कर लिया जाए तो वो 75% रह जाता है। तो x कमी के बाद कितनी कीमत होगी ये, कमी के बाद जो ये कीमत बनेगी हमारी x का 75%, x का 75% कमी के बाद रह जाएगी। तो 25 से दोनों को डिवाइड कर लेंगे हम। 25 तिया 75 होता है और 25 चौका 100 होता है। तो ये 3x बटे में 4, ये आ गई हमारी कमी डिस्काउंट के बाद जो है नई कीमत। कमी के बाद 3x बटे 4, ये पहले इतने रुपए थी और अब इतने रुपए है। तो 16 रुपये में पहले कितने संतरे आएंगे और अब कितने संतरे आएंगे। अब अधिक संतरे आते हैं। अब जो ये कीमत है इसमें अधिक संतरे आएंगे। तो 16 रुपये में अधिक संतरे आते हैं हमारे पास। 16 रुपये में अब ये संतरे आते हैं और पहले आते थे 16 रुपये में x, इतने संतरे आते थे। तो ये जो अब वाले संतरे हैं 16 रुपये में 4 संतरे अधिक आते हैं। 16 रुपये में 4 संतरे अधिक हो गए हैं अब। तो जो अब वाली कीमत है उसमें से 4 संतरे हम अंतर लिख देते हैं। ये हैं पहली कीमत के अनुसार आने वाले संतरे और ये हैं अब वाली कीमत के अनुसार आने वाले संतरे। नहीं, हम गलत बोल गए शायद। ये कौन से हैं, कमी के बाद जो कीमत है नई कीमत, नई कीमत के बाद इतने संतरे आएंगे और पुरानी कीमत के हिसाब से इतने संतरे आएंगे। तो अब जो है ज़्यादा संतरे आ रहे हैं, पहले कम संतरे आते थे। तो बाद में अधिक संतरों में से कम संतरे हमने घटाए हैं तो हमारे 4 संतरों के बराबर आ जाते हैं। तो इसके अंदर से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x की वैल्यू हमारी कैसे ज्ञात होगी, 16 जो 3x बटे 4 है ये ऊपर हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो 4 बटे 3x हो जाएगा। और अब हमारा 16 बटे x है बराबर 4। तो इसके बाद हमारा 3x एलसीएम बन जाता है। 3x को 3x से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 1 को हम 16 गुना 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 चौके 64 हो गया। उसके बाद 3x को x से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 आता है। 3 को हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 तो ये 48 होता है। तो अब देखिए मल्टीप्लाई करें तो हम 64 में से 48 माइनस करेंगे तो 16 आ गया। उसके बाद 4 को इस 3x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 तिये
12x, तो 16/12 हमारा x के बराबर आ गया। तो 4 से डिवाइड कर ले हम इसको, तो 4 चौके 16 होता है और 4 तिये 12 होता है, तो 4/3 हमारा आ जाता है। यदि हम इसको ऐसे डिवाइड करके देखते हैं तो 3 एकम 3 हो गया, और पॉइंट लगा के 0 लगाते हैं तो हमारा 10 बन जाएगा, तो 0.3 होएगा। ऐसे ही ये 9 हर बार ऐसे ही आगे 3 3 आता रहेगा, तो हमारा जो है 101.33 x की वैल्यू आ गई है। x की वैल्यू हमने मूल कीमत, हमने x की वैल्यू क्या माना था पहले, x की वैल्यू हमने मूल कीमत मानी थी, तो मूल कीमत हमारी x रुपये 1.33 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब बन गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 30 विद्यार्थियों की औसत उम्र 9 वर्ष है। यदि उनके शिक्षक की उम्र इसमें शामिल कर दी जाए तो औसत 10 वर्ष हो जाता है। तो शिक्षक की उम्र वर्षों में हमने ज्ञात करनी है। तो हमारा पहले जो आंकड़े थे वो 30 विद्यार्थियों के आंकड़े हैं, तो 30 गुणा 9, ये हो गया आंकड़ों का योग पहले। तो ये जो आंकड़ों का योग है, अब इसमें 10 और एक शिक्षक को और शामिल करना है। तो शिक्षक की उम्र कितनी ऐड हो जाएगी ये देखना हमने इसके अंदर। ये 31 हो गए हैं 30 के स्थान पर, और 10 इनका वो जो है औसत हो गया है। तो 31 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, 310 हो गया। तो इनमें कितना बढ़ गया है, ये योग कितना अधिक हो गया है। तो जो 310 है, इसमें से हम इसको माइनस करके देखते हैं तो 40 बढ़ गया, मतलब 40 हमारा अंतर है। तो 40 बढ़ गया है, 40 आंकड़ों का योग अधिक हो गया है। तो 40 जो है एक शिक्षक की उम्र है इसके अंदर। तो शिक्षक की उम्र हमारी 40 आ गई है, जो ऑप्शन सी डी दिया हुआ है। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है 40, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब बन गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या मालूम कीजिए जो 62, 132 और 237 को विभाजित करने पर समान शेष देती है। तो ऐसी अवस्था में हम क्या करते हैं, इन सभी को आपस में माइनस करके देख लेते हैं। जैसे 237, इसके अंदर से हमने 132 माइनस कर लिया, तो हमारे पास 105 आ गया। और 132 के अंदर से 62 माइनस कर लिया, तो हमारे पास 70 आ गया। और तीसरी बाकी दो संख्याएं और हैं, 237 और 62, इनको माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास 17 और 6 23 होता है, तो 175 आ जाता है। ये 3 संख्याएं आ गई है। ये यहाँ गलत लिखा हुआ है, घटा करने से हमारी जो संख्या आती है 70 आती है। ये 0 1 अधिक लग गई। तो 3 संख्याएं हमारी आई हुई हैं 70, 175 और 105। इन तीनों का HCF हमने इसके अंदर ज्ञात करना है, वो हमारा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो पहले हम 70 और 105 का HCF निकालते हैं। 70 एकम 70 हो गया, यहाँ पर 35 बच गए। अभी 70 को हम यहाँ लेके आते हैं, 35 दूनी 70। तो इन दो संख्याओं का HCF 35 आ गया है। और तीसरी संख्या और 35 को लेके हम और HCF निकालेंगे आगे। तीसरी संख्या हमारी बची हुई थी 175। तो 175 को हम 35 से डिवाइड करके HCF निकालते हैं। तो 5 से चलाएँ इसको, 5 पंजे 25, 5 तिये 15 और 2 17, तो ये पूरा डिवाइड हो जाता है ऐसे। तो हमारा 35 HCF तीनों संख्याओं का ज्ञात हो गया है। तो हमारा
35 इस क्वेश्चन का सही जवाब आ गया है। जो ऑप्शन सी दिया हुआ है ये वाला इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं तो वो ही मेथड अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इसके लिए जैसे a/b लिखा हुआ है, दूसरी तरफ यदि हम a/b कर लेते हैं तो हमारी x-3 के स्थान पर हमने 3 - x इसकी पावर लिखनी पड़ेगी और इसकी पावर क्या दी हुई है x-1। अब हमारा ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है दोनों में एक जैसी हो गई है तो दोनों की पावर को हम समान ले सकते हैं। तो देखिए दोनों की पावर क्या क्या है, x-1 और 3 - x। दोनों x एक तरफ ले लीजिए, लेफ़्ट साइड में ले लेते हैं तो x + x हो जाएगा। यहाँ से लेफ़्ट साइड में हम इसको ले आए हैं तो इधर हमारा 3 है और एक को राइट साइड में ले के आएंगे तो प्लस में लिखा जाएगा। तो ये हो गया 2x और ये हो गया 3 और 1 4। तो x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 4/2, ये 2 हो गई तो x की वैल्यू हमारी 2 बन गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है 2 बन गया है, जो ऑप्शन सी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक विद्युत पंप एक टंकी को 3 घंटे में भर लेता है और टंकी में लीक होने से उसे भरने में 3 घंटे 30 मिनट समय लगा और लीक से टंकी का पूरा पानी कितने समय में बाहर बहकर निकल जाएगा और टंकी खाली हो जाएगी। तो ये हमने इसके अंदर समय ज्ञात करना है कि जो लीक दी हुई है, लीक के माध्यम से यदि टंकी को खाली करना हो तो हम मान लेते हैं कि जो टंकी है, टंकी के अंदर कोई ऐसी संख्या मान लीजिए जो 3 से डिवाइड होती है। जैसे 3 है, हम मान लेते हैं इसके अंदर 3 लीटर पानी आता है, 1 लीटर यहाँ आ गया, 1 लीटर यहाँ आ गया, 1 लीटर यहाँ आ गया। तो 1 घंटे में 1 लीटर पानी भरा जाएगा। अगर इसके अंदर हम 3 लीटर पानी मान लेते हैं तो ये 3 घंटे में भर जाएगी। 3 घंटे में जो है भरने का समय हमारे पास दिया हुआ है। तो लेकिन लीक होने के कारण इसमें कितना समय लगा, 30 मिनट अधिक लगती हैं। तो 30 मिनट क्या होती है, 30 मिनट हमारे पास आधा घंटा, 30 मिनट की 1/2 हावर। तो आधा घंटा इसमें और अधिक लगा है टंकी को भरने में। तो यदि 3 घंटे में 3 लीटर पानी आता है, 3 घंटे में ऊपर से जो पानी इसके अंदर आ रहा है वो 3 घंटे में 3 लीटर आता है। तो 3.5 घंटे में कितना पानी आएगा, तो 3.5 घंटे में जो 3.5 घंटे अगर बन जाए तो हमारे 3.5 घंटे में इसके अंदर 3.5 लीटर पानी आ जाता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 3.5 घंटे में आधा लीटर पानी बह गया लीक के कारण। 3.5 घंटे में आधा लीटर पानी, जो आधा लीटर पानी है वो बहता है, बाहर चला जाता है। तो आधा लीटर पानी जाने में कितना समय लगता है, 3.5 घंटे। देखिए आधा लीटर पानी जाने में कितना समय लगा, 3.5 घंटे लगा। 7/2 घंटे इसमें लग गया। 1 लीटर पानी बाहर निकलने में कितना समय लगेगा, 7/2 है जो, उसको हम डिवाइड कर लेते हैं 1/2 से। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाता है। 7 घंटे में 1 लीटर पानी बाहर निकलेगा और हमने
3 लीटर पानी बाहर निकालना है। टोटल इसके अंदर 3 लीटर पानी माना हुआ था, तो 3 लीटर जो है 7 1 घंटे में है, तो 3 लीटर कितने घंटे में निकलेगा? 1 लीटर पानी को 7 घंटे लगते हैं। 1 लीटर पानी को कितने घंटे लगते हैं? 7 घंटे। और 3 लीटर पानी को कितने घंटे लगेंगे? 7 गुणा 3 21 घंटे। तो ये है जो हमने डायरेक्ट मेथड से निकाल दिया है। अगर हम किसी और मेथड से निकालते एक्स वगैरह से तो शायद मुश्किल पड़ेगा, लेकिन ये मेथड हमने बिल्कुल आसान लगा है, तो इसलिए हमने इस मेथड से भी इसको निकाल सकते हैं, जो 21 घंटे है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो वीडियो दोबारा देख लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।